नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम स्थिर विद्युत्की को कंप्लीट कर चुके। उसमें 2 चैप्टर थे, दोनों चैप्टर हम पूरे कर चुके। आज हम तीसरा चैप्टर यानी धारा विद्युत्की स्टार्ट कर रहे हैं। धारा विद्युत्की को मोटे तौर पर 3 पार्ट में बांटा गया है। इसका पहला पार्ट धारा वो उससे संबंधित बेसिक को समझाएगा, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ करंट। तो सब पहले पार्ट में धारा के संदर्भ में बातें समझाई जाएगी। चालक में धारा किस तरह से प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने का कंसेप्ट क्या है, कोशिश की जाएगी कि इसको आपको विजुअलाइज करवाया जाए, यानी आपको यह समझाया जाए कि धारा का फेनोमिना एक चालक के अंदर किस तरह से है, क्यों ये प्रवाहित होती है, इसके प्रवाहित होने के पीछे क्या रीजन होते हैं, आदि इत्यादि पहले पार्ट में किया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। सेकंड पार्ट में आपको प्रतिरोध पढ़ाया जाएगा। हालांकि प्रतिरोध आपने मेरा ख्याल है 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा होगा। धारा के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पहले पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ होगा। प्रतिरोध यहां पर बहुत डिटेल में आएगा। इसको 3-4 खंडों के रूप में हम लेंगे, है ना। एक लंबा चौड़ा प्रतिरोध का यहां पर आपको प्रतिरोध की व्याख्या की जाएगी, उससे संबंधित छोटी छोटी बातें समझाई जाएंगी। इस चैप्टर का तीसरा पार्ट परिपथ है ना। तीसरे पार्ट में सर्किट आ जाएंगे, सर्किट डिटेल में आएंगे। ये चालू हुए थे सब स्थिर विद्युत्की से, यानी संधारित्र में हमने सर्किट देखे थे। यहां इस चैप्टर के एंड में सर्किट का भी एंड हो जाएगा, यानी सर्किट भी जितने आने होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। परिपथ में मैं सेल को भी इंक्लूड कर रहा हूं और परिपथ में प्रायोगिक उपकरणों को भी इंक्लूड कर रहा हूं। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में से लगभग 8 प्रैक्टिकल आपके प्रैक्टिकल लैब में होंगे। 8 नहीं 7 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सारा पार्ट मैंने किस में डाल दिया, परिपथ में। तो ये तो सब इस चैप्टर का कंटेंट मोटे रूप में 3 पार्ट का। अब दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिकों की संख्या बहुत सारी है, यानी बहुत सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। जो बच्चे एकेडमिक के हैं, जो 12वीं दे रहे हैं, उनको सुविधा के लिए मैं बता दिया करूंगा कि ये टॉपिक उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब आपको पहले बता दिया कि टॉपिक बहुत सारे हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको वो सेलेक्टिव टॉपिक बता दूंगा जो एकेडमिक यानी 12वीं क्लास में एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो स्वाभाविक रूप से पूरा चैप्टर ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि बेसिक पढ़ाया जाएगा, है ना। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर को रखा गया है, यानी सारा बेसिक इसमें डाला जाएगा। क्लियर सब? तो ये आप ध्यान रखें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग से हाईलाइट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विद्युत धारा के बेसिक में सबसे पहला टॉपिक आएगा विद्युत धारा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किसी प्रकार से टफ नहीं है। उसका रीजन है कि इस चैप्टर की जो प्रारंभिक शुरुआत 9वीं 10वीं क्लास में हो जाती है, तो इसका प्रारंभ आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो विद्युत धारा है, विद्युत धारा की परिभाषा वही है जो आपने पहले पढ़ रखी,
आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये बात आपकी पढ़ी हुई है, पुरानी बात है ना साहब। अब आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती, तो धारा के आपको डिफरेंट डिफरेंट रूप दिखाए जाएंगे। सबसे पहले, यदि चालक के काट क्षेत्रफल से डेल्टा टी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू है, तो औसत विद्युत धारा I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब सब यहां पर छोटी छोटी बातें समझना जरूरी है। विशेषतः इस चैप्टर में आप किसी चालक को किस प्रकार से देखें, वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक बेलनाकार चालक है, क्लियर सब। अब यहां पर इस बेलनाकार चालक को छोटे छोटे काट के रूप में देखें, यानी जैसे बेलन को अगर मैं लंबाई के लंबवत इस तरह से काटूं, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको छोटी छोटी वृत्ताकार तश्तरियां यानी चकतियां यानी डिस्क दिखाई देंगी, है ना। तो सब आपको इस चैप्टर में चालक को पूर्ण रूप में नहीं देखना है। इस चैप्टर में चालक के काट क्षेत्रफल को देखना है। यदि चालक किसी और शेप में हो तो भी आप उसको लंबाई के लंबवत काट के देखें, है ना। तो सब हम यहां पर बेलन से मतलब नहीं रखते हैं, हमें बेलन के काट, बेलन का काट कैसा है साहब, ये बेलन का काट वृत्ताकार है, और जब मैं लंबाई के लंबवत इस बेलन को ऐसे काटूंगा तो बहुत सारी छोटी छोटी समान त्रिज्या की चकतियां बनेंगी। इन चकतियों को मिलाकर देखें तो बेलन दिखेगा। तो इस पूरे चैप्टर में आप ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर को चालक के पूर्ण आकार से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे चैप्टर को चालक के काट से मतलब है, यानी उसको बारीक बारीक चकतियों के रूप में यहां पर आप विभाजित देखें। उसका कारण है, एक छोटा सा कारण समझा देता हूं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोचते होंगे। यानी आप सोचते होंगे कि यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने विभवांतर आरोपित किया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए इधर पॉजिटिव लगाया इधर नेगेटिव लगाया, तो आप ऐसा सोचते हो कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा धन की ओर चला जाएगा। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन मात्र अपनी जगह से सरकेगा, स्प्लिट होगा। अब ये मात्र अपनी जगह से स्प्लिट हुआ यानी सरका, तो ये मान लिया जाएगा कि इसने काट पार कर लिया, यानी काट क्षेत्रफल पार कर लिया। वास्तविकता में विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होते हैं, थोड़ा सा सरकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे सिरे की ओर गमन कर जाते हो। ऐसा क्यों है, ये आपको इस चैप्टर के दौरान जैसे जैसे टॉपिक लेते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया एक रूप। यहां से अगर देखें तो आप मात्रक लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, है ना, यानी कूलाम प्रति सेकंड लिख देता हूं ना, ये टी के बजाय कूलाम पर सेकंड। ये सब धारा का मात्रक है जिसे हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा वगैरह सब दी जाएगी, है ना। अभी तो प्राथमिक परिचय चालू हो रहा है, ठीक है। यहां से मात्रक लिख दिया मैंने। अब अगली बात, यदि चालक के अंदर प्रवाहित आवेश के प्रवाह में नियमितता नहीं हो, यानी प्रवाहित आवेश या प्रवाह की दर में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे समय किसी क्षण धारा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं ताक्षणिक धारा। तो साहब यदि आवेश का प्रवाह एक समान नहीं हो या समय के सापेक्ष आवेश समान रूप से प्रवाहित न हो, तो हम किसी क्षण धारा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ताक्षणिक धारा यानी इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी
टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यानी डी क्यू डी टी। ये सब आपको रूपों से रूबरू कराया जा रहा है कि धारा के ये रूप्स हैं, है ना। अब तीसरे पे आ जाओ सब। तीसरी बात है, यदि चालक में नियत धारा कैपिटल आई प्रवाह के लिए स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन टी समय में प्रवाहित होते हैं, यदि चालक में नियत धारा I के लिए स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह टी समय में हो, तो धारा को हम कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू सिंपली Q अपॉन टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पदों में दर्शाना है, बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन टी समय में प्रवाहित हो, तो Q बराबर आप लिखेंगे Ne अपॉन टी। तो सब इनिशियली हमने जो धारा के रूप इंट्रोड्यूस किए या धारा के जो रूप आपको दर्शाए, उसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है कि चालक में प्रवाहित धारा नियत भी हो सकती है। दिखाता हूं मैं समय के साथ, मैं धारा को ग्राफ से समझाया तो साहब ये चैप्टर कह रहा है या इस चैप्टर का प्रारंभ कह रहा है कि समय के सापेक्ष धारा नियत भी हो सकती है। ये साहब समय के सापेक्ष धारा का नियत होना ग्राफ से दिखा दिया। धारा समय के सापेक्ष कम भी हो सकती है, ये साहब धारा को कम होना दिखा रखा है। और समय के सापेक्ष धारा में वृद्धि और कमी भी हो सकती है, वृद्धि और कमी भी हो सकती है, ऐसा ये पढ़ा गया पार्ट कहता है। तो ये तो वह सब धारा की परिभाषा और उससे संबंधित जो छोटे छोटे सूत्र या रूप जो हम ले सकते थे, उनको मैंने आपको दर्शाया है। चलो सब, अब इससे संबंधित छोटी छोटी बातें जिनको अपन इंपॉर्टेंट में या संबंधित बातों में डाल देते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों में सब क्या क्या बातें, तो पहली बात तो अपन कर लेते हैं मात्रक की, है ना। शुरुआत में ये बात कर लेनी चाहिए अपने को, जो जरूरी सी भी है ना। अभी आपको दिखाया कि सब धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अर्थात एम्पियर होता है, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। अब क्योंकि हम जानते हैं 1 कूलाम 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होने वाला आवेश है, इसलिए 1 कूलाम की जगह हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी यहां से बहुत एक्यूरेट बोले हम एम्पियर को, तो ये बोले कि यदि 1 सेकंड में चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल, 1 सेकंड में चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो, तो समझ लीजिए चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये सब अच्छी से अच्छी डेफिनेशन अपन बना के दर्शा रहे हैं। वैसे धारा के मात्रक एम्पियर की वह परिभाषा जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो अगले चैप्टर में इंट्रोड्यूस होगी। वहां आपको 1 एम्पियर की एक्यूरेट परिभाषा दी जाएगी, अभी जो पॉसिबल थी वो दे दी, है ना। अगली बात, है ना, अगली बात में सब चिरसम्मत भौतिकी या चिरसम्मत यांत्रिकी, चिरसम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, ये सब 2 पार्ट की हैं। लगभग ऐसा समझ लीजिए आप 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, और 1900 या 1905 के बाद की जो फिजिक्स है उसे हम मॉडर्न फिजिक्स के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, मतलब मैं बेसिक बात कर रहा हूं, शुरुआती बात कर रहा हूं, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार
धारा की दिशा काल्पनिक धन आवेश की दिशा में चालक व परिपथों के अंदर धनाग्र से ऋणाग्र की ओर दर्शाई जाती है। इस लाइन को दोबारा सुने, हर चीज में बेसिक है, मैं भी बेसिक बोलने का पूरा प्रयास करता हूं, है ना। तो सब चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार धारा की दिशा चालक व परिपथों के अंदर काल्पनिक धनावेश की दिशा में धनाग्र से ऋणाग्र की ओर दर्शाई जाती है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर दर्शाई जाती है। जबकि वास्तविकता में धारा की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के ऋणाग्र से धनाग्र की ओर प्रवाहित होने से होती है। तो उत्पत्ति का कारण तो क्या है? ऋणाग्र से धनाग्र की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन करना। लेकिन धारा की दिशा काल्पनिक धनावेश की दिशा में दर्शाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा व धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन व ऋणावेश सदैव विपरीत दिशा में गति करते हैं। आप केवल इतना सा ध्यान रख लीजिए, धारा व इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा परस्पर विपरीत होती है। हालांकि इस चैप्टर में इस तथ्य की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब अपन चुंबक यानी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब सब दिशा के बारे में इतना डिस्कशन हो जाने के बाद आपके दिमाग में यह बात आ सकती है या आप ये सोच सकते हो कि इसका मतलब धारा एक सदिश राशि होगी। नहीं, आप ध्यान रखें, धारा स्केलर क्वांटिटी है, यानी धारा अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। मैं आपको दो सैंपल बता देता हूं। एग्जाम्पल ए, अगर हम किसी तार में गांठ लगा दें तो अगर यह सदिश राशि होती तो गांठ के स्थान पर नॉट, गांठ का मतलब नॉट क्या कह रहे, तो गांठ के स्थान पर इसका मान 0 होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में आ जाती है। पर ऐसा होता नहीं है। जितनी धारा चालक में अन्य स्थान पर होती है उतनी ही गांठ के स्थान पर होती है। इसका मतलब ये सदिश नियम का पालन नहीं करती है। बी, इसमें आपको समझा दें, ये सब 290 डिग्री पर हमने चालक दिखाए। यहां से 3 एम्पियर धारा जा रही है, यहां से 4 एम्पियर धारा जा रही है। ये आ रही है संधि ए पर। क्लियर? अगर धारा सदिश राशि होती तो सब दो लंबवत सदिशों का परिणामी 3 3 9 और 4 4 16, 9 16 25, 25 का रूट 5 है ना। तो सब इस ऐसे जाने वाली धारा 5 एम्पियर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे जाने वाली धारा वहां पर आने वाली धाराओं के बीज गणितीय योग के बराबर होती है। 4 और 3 7, सदिश योग के बराबर नहीं। तो इसका मतलब धारा अदिश राशि है, क्योंकि वह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में अब चौथी बात में सब चालक के असमरूप काट क्षेत्रफल या समरूप काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर दिष्ट धारा यानी डीसी करंट का मान एक समान होता है। देखो आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि धारा भी दो है, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे वहां पर आपको कुछ और बात बताएंगे। फिलहाल हम दिष्ट धारा पढ़ रहे हैं, इससे मैंने कहा चालक के काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत धारा का मान एक समान होता है, क्योंकि इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है दिष्ट धारा यानी डीसी। आगे जब एसी पढ़ाऊंगा तो यह बात सत्य नहीं रहेगी जो आपसे अभी कही जा रही है। तो इसका मतलब जो बात कही जा रही है
वो केवल डीसी पर ही लागू होती है। अगली बात, इलेक्ट्रॉन ही नहीं वरन कोई भी आवेश हो, अगर वो गति करता है तो उसकी गति से धारा का उत्पादन होगा। ऐसा ही न समझें, ठीक है, हम चालक पढ़ते हैं तो चालक में तो हम इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, चालक में आवेशवाहक और तो कोई है ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ने ही धारा का ठेका नहीं ले रखा, इसने साफ बोला इलेक्ट्रॉन ही नहीं वरन कोई भी आवेशित कण गति करे धारा का उत्पादन होगा। ठीक है साहब। अगली बात, जैसे धारा में आप देखोगे चालकों में, विशेष तौर से धातुओं में, धारा सुगमता से प्रवाहित होती। अन्य की बात करें, जैसे मिश्र धातु की बात करें, कुचालक की बात करें, अर्धचालक की बात करें, तो उनमें धारा का प्रवाह उतनी सुगमता से नहीं होता है जितना धातुओं अर्थात चालकों में होता है। तो उसका सीधा सा कारण है चालकों के एकांक आयतन में, या यूं कहते हैं धातुओं के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है, जो अल्प विभवांतर आरोपित करते ही गति कर धारा प्रदान करते हैं। इससे धारा सुगमता से आपको मिलेगी तो वो धातुओं में मिलेगी। उसका कारण सीधा सीधा बता दिया गया आपको कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या धातुओं में बहुत अधिक होती है। तो ये तो सब धारा के संदर्भ में इनिशियल या प्रारंभिक बातें है ना। अब इन्हीं बातों में अगली बात है ना, आवेश वाहक है। छोटी छोटी बातें, आप इन पे लोड मत लीजिएगा, ये बस धारा का बेसिक तैयार करने का, माहौल बनाने का एक तरीका होता है ना, चैप्टर का। मेरा नहीं, मैं माहौल नहीं बना रहा, चार्ज कैरियर है ना साहब। तो माहौल बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो हाँ उस माहौल को बनाने में भूमिका निभा रहा हूं, पर हर चैप्टर है उसकी प्रारंभिक प्रस्तावना होती है। कोई भी चैप्टर शुरू होते ही एकदम बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि उससे भी बेसिक पढ़ाना होता है। ठीक है साहब। आवेशवाहक यानी चार्ज कैरियर, वह आवेशित कण जिनकी गति से धारा उत्पन्न होती है उन्हें हम आवेशवाहक कहते हैं। अलग अलग पदार्थों में आवेशित कण यानी आवेशवाहक अलग अलग हैं। इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में बस शॉर्ट में पढ़ाएंगे है ना। अगर हम बात करें धातुओं की है ना, यानी चालकों की बात करें कि चालकों में आवेशवाहक कौन होते हैं, तो सब छोटे छोटे डिटेल में समझाता हूं। धातुओं की जो केमिस्ट्री के अनुसार संरचना मानी जाती है, धात्विक बंध माना जाता है, उसमें सब चालक के अंदर धन आयनों को स्थिर मानते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माना जाता है। इसका मतलब चालक में धन आयन तो स्थिर हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि धातुओं में आवेशवाहक का कार्य करने वाला कौन है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी चालकों के पास आवेशवाहक अकेला एक ही है। ठीक है साहब। अब आ जाओ द्रवों की बात करते हैं सब है ना। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लूंगा, बस छोटा छोटा समझाऊंगा है ना, क्योंकि फिर ऐसे जाएंगे तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, क्योंकि टॉपिक यहां पर बहुत सारे हैं। द्रवों की बात करें, जैसे शुद्ध जल में आप H2SO4 के 2-3 ड्रॉप डालें, H2SO4 अपघटित हो जाएगा है ना। अपघटित होगा साहब 2H प्लस, वह सल्फेट माइनस माइनस। अब 2H प्लस तो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, यानी नेगेटिव की तरफ गति करेंगे, और सल्फेट आयन पॉजिटिव की तरफ गति करेंगे, यानी द्रवों में धनायन भी प्रवाहित हो रहे हैं और ऋणायन भी प्रवाहित हो रहे हैं, दोनों का प्रवाहित धारा उत्पन्न करेगा। इससे द्रवों में आवेशवाहक दो होते हैं, नंबर 1 धनायन व नंबर 2 ऋणायन है ना साहब। क्लियर। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ सब,
शॉर्ट में चल रही बात है ना। तीसरे नंबर पे आते थे हम गैसों में। गैसों में सामान्य विभवांतर पर धारा का प्रवाह देखने को नहीं मिलता। गैसों में उच्च विभवांतर पर विद्युत विसर्जन होगा। स्पार्किंग वगैरह आपने देखी होगी कभी। स्पार्किंग भी धारा का एक रूप ही है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो गैसों में पहली बात तो सामान्यतः तो धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी गैसें सामान्यतः तो कुछ अलग हैं। लेकिन आप अत्यधिक उच्च विभवांतर का उपयोग करें, तो जब आप अत्यधिक उच्च विभवांतर का उपयोग करते हैं तो सब एक सिंपल एटम से समझा देता हूं मैं आपको। जब आप अत्यधिक विभवांतर आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़ देगा। शेष परमाणु इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा? धन आयन की भांति। ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ। और शेष परमाणु किधर मूव करेगा? नेगेटिव की ओर। तो स्वाभाविक है धनायन प्रवाहित होगा और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उच्च विभवांतर पर और धारा उत्पन्न करेगा। इसका मतलब गैसों में धारा का प्रवाह धनायन व इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन और ऋणायन एक ही बात है। आप पहले देख लें कहां इलेक्ट्रॉन और कहां ऋणायन। सल्फेट आयन जो है वो ऋणायन है, उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, और इलेक्ट्रॉन है ये भी ऋणावेशित है, लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत कम है। धारा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। ये बेसिक पढ़ेंगे, अपना काम ही यही है। अभी तो चैप्टर खोला ही है ना पढ़ना है ना। चौथा डी, सेमीकंडक्टर यानी अर्ध चालकों में। अर्धचालकों में भी धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इसका एक चैप्टर जो अंतिम चैप्टर है अपना अर्धचालक, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप अभी से इसकी डिटेल जानने की चेष्टा न करें। मैं भी बात फैलाऊंगा तो बात दूर तक जाएगी, लंबी चली जाएगी। बस अभी आप इतना ध्यान रखें कि अर्धचालकों में धारा की उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है, ठीक है। होल एक फॉर्मेशन है। किस तरह की फॉर्मेशन है वो समय आने पर आपको बता दी जाएगी। तो सब अलग अलग पदार्थों में आवेश वाहक का कार्य अलग अलग पार्टिकल के द्वारा होता है। अपन इस चैप्टर की विशेष रूप से बात करें तो देखो, इस चैप्टर में तो अपन चालकों पर यानी धातुओं पर ही फोकस हैं। तो आप कोई भी सामान्य टॉपिक चालक ही माने। अगर वो टॉपिक अर्धचालक से संबंधित होगा या वो टॉपिक गैसों से संबंधित होगा तो आपको स्पेशली पहले चेता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब हम कोई चालक, द्रव, गैस, अर्धचालक कहे बिना ही टॉपिक चालू कर देंगे। तो विशेष तौर से इस चैप्टर में धातु या चालकों पर हमें फोकस रहना है, ठीक है ना। अर्धचालक की तो इस चैप्टर में कोई बात होने वाली है ही नहीं, उसका एक सेपरेशन है, ठीक है साहब। ये आवेश वाहक के संदर्भ में बात हो चुकी। अब आ जाइए छोटे छोटे टॉपिक के क्रम में। अब अगला टॉपिक आप लीजिए धारा घनत्व, है ना, यानी करंट डेंसिटी, ठीक है साहब। अब करंट डेंसिटी को पहले एक वो वे में समझिए जिसमें हमें आपको काम है ना। करंट डेंसिटी आप चाहें तो सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। लेकिन क्योंकि अपन बेसिक पढ़ने निकले हैं तो अपन उस पर्टिकुलर चीज को फोकस करेंगे कि काट क्षेत्रफल या क्षेत्रफल किसे कह रहा है। जैसे मैंने इस चैप्टर को चालू किया था तो मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इस चैप्टर में क्षेत्रफल का मतलब
चालक से नहीं रहेगा। इस चैप्टर में क्षेत्रफल का मतलब काट क्षेत्रफल से रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेलन है तो बेलन को बेलन के नजरिए से ना देखें, बेलन को आप चकटियों में विभाजित या चकटियों से बना एक आकार समझें। तो सब जैसे मैंने सामान्य भी डेफिनेशन दी आपको कि इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इससे देखो आपका एकेडमिक में तो काम चल रहा है, वहां तो कोई इतनी डेप्थ में उतरने वाला नहीं है, लेकिन यहां क्षेत्रफल का तात्पर्य काट क्षेत्रफल होता है। तो मैं परिभाषा को डीप ले जाता हूं, गहराई में लेके दिखाता हूं आपको। चालक के काट क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, यानी प्रवाहित धारा के अनुदिश होती है। तो सब मैंने कहा था नहीं है क्षेत्रफल का मतलब काट क्षेत्रफल है, इसलिए मैंने परिभाषा को थोड़ा सा संशोधित कर दिया और बोल दिया कि साहब चालक के काट क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है ना। सिंपल जो आपके काम आने वाली बात है वो यहां लिख देता हूं, है ना। दूसरी बात आपके काम में नहीं आएगी पर बेसिक के नाम पर है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। अब दूसरी बात पे आ जाओ। यदि चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल कैपिटल ए, मैंने काट क्षेत्रफल को बोल दिया कैपिटल ए, है ना। तो चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल कैपिटल ए के अभिलंबवत धारा कैपिटल आई हो तो इकाई क्षेत्रफल में धारा अर्थात धारा घनत्व J बराबर I/A। देखो आपका काम इसी से चल जाएगा, है ना। धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका काम तो इसी से चला गया, है ना। आप इसी से बोल दें कि साहब इकाई क्षेत्रफल में धारा J बराबर I/A है ना। पर मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है यदि चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल कैपिटल A के अभिलंबवत धारा कैपिटल I है तो एकांक क्षेत्रफल में धारा अर्थात धारा घनत्व। अब साहब ऐसा बोलने के पीछे क्या रीजन था, तो अब सुनो। यदि काट क्षेत्रफल धारा की दिशा में नहीं हो, यह सब धारा की दिशा मैंने दर्शा दी, यह धारा की दिशा कैपिटल I। मैंने अब कहा कि यदि काट क्षेत्रफल धारा की दिशा में नहीं हो, ये मैंने अब देखो काट क्षेत्रफल दिखा दिया, उसका छोटा सा मैंने एक अल्पांश ले लिया। अपन जानते हैं क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है, ये मैंने छोटा अल्पांश लिया है तो ये मैंने लिख दिया डेल्टा ए। ठीक है, सब क्लियर होगी। अब धारा और काट क्षेत्रफल के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो धारा की दिशा में क्षेत्रफल देखो कितना हुआ, डेल्टा ए कॉस थीटा। अब अगर अपन धारा घनत्व लिखें तो क्या आएगा, J बराबर I अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा। यानी अगर मैं अब लिखूं I इज इक्वल टू, तो अब लिख सकते हैं अपन J डेल्टा ए कॉस थीटा, यानी I इज इक्वल टू J डॉट डेल्टा ए। तो सब धारा घनत्व सदिश राशि है लेकिन धारा अदिश है। क्यों है, आप रीजन दे सकते हो, क्योंकि धारा किससे प्राप्त होती है, धारा घनत्व वह क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। तो सब अब अगर मान लो दोनों एक दिशा में है तो थीटा बराबर 0 लिख दो, को 0 लिखते ही I बराबर J डेल्टा ए रह जाएगा, यानी J बराबर I अपॉन डेल्टा ए हो जाएगा। सिंपल सा काम है। इसको आप वेक्टर या इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, ये लो सब J डॉट डी ए
वो यहीं से मैं कह सकता था इसको डीए कह दें, इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब धारा घनत्व में आपके जो काम आएगा वो इतना सा पोर्शन है। क्लियर साहब? अब इसमें छोटी सी बात समझ लें, क्योंकि मैंने जब धारा चालू की तो मैंने धारा चालू करते ही आपसे कहा कि असमरूप काट क्षेत्रफल, यानी जिसका रूप एक जैसा नहीं हो। अभी जैसे बेलनाकार में तो एक जैसा समरूप है, लेकिन उबड़ खाबड़ काट क्षेत्रफल भी हो तो असमरूप काट क्षेत्रफल में प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है, ऐसा मैं शुरू में ही कह चुका। लेकिन क्षेत्रफल के साथ साथ दिशा पर निर्भर करने के कारण काट क्षेत्रफल के अलग अलग बिंदु पर धारा घनत्व का मान अलग अलग होगा। दोबारा सुन लें इस बाइन को कि सब असमरूप काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान एक समान होता है। क्लियर? लेकिन क्षेत्रफल तथा दिशा पर निर्भरता के कारण चालक के काट क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न होगा। यह आप जान के रखें। यह सब धारा व धारा घनत्व और उससे संबंधित छोटे छोटे टॉपिक। अब सब धारा का प्रवाह किस तरह से होता होगा उसका एक वर्जन लेकर कोशिश की जाएगी कि आपको लाइव फेनोमिना दिखाकर किया जाएगा, है ना? तो साहब आप टॉपिक लेते हैं अपन। बच्चों अभी तक कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एकेडमिक वालों के लिए कह रहा हूं, वैसे बेसिक पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, है ना? तो साहब चालकों में धारा प्रवाह या धारा चालन, है ना? धारा चालन कह दें या धारा प्रवाह कह दें। क्लियर साहब? चालकों में धारा चालन। क्लियर? अब यहां पर एक स्टोरी सुने आप। स्टोरी है, फिर इसके बाद धारा के टॉपिक थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो चलने लग जाएंगे। पहले इस टॉपिक को समझें। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक बड़ा सा बेलन या बेलनाकार चालक बनाता हूं, है ना? मेरी कोशिश ये है बच्चों कि मैं आपको एक फेनोमिना उस तरह से दिमाग में बिठा सकूं कि यार धारा चल कैसे रही होगी, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो कोशिश की जा रही है। देखते हैं कोशिश में अपन कामयाब भी हो सकते हैं और जरूरी भी नहीं है। इसमें साहब ये कई सारे धनायन स्थिर दिखा दें धात्विक बंध में, जैसा केमिस्ट्री समझाती है। मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वो बातें बोल सकूं जो केमिस्ट्री आपसे बोलती होगी, ऐसा मेरा प्रयास है। डेंसिटी चालक की बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो आप ये तो अज्यूम ही मत करिए कि कहीं धातुओं के अंदर मुक्त स्थान मिल जाए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। नहीं, मुक्त स्थल होता है लेकिन बहुत लंबे चौड़े मुक्त स्थल नहीं होते। अब एक इलेक्ट्रॉन से कहानी चालू करते हैं। आप एक से अनेक इलेक्ट्रॉन से भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना? जैसी स्टोरी आपको समझनी हो, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन से पकड़ के समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात को समझे साहब ध्यान से। चालकों में इलेक्ट्रॉन या चालक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। बहुत शांति से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना? पहला तो भद्र इलेक्ट्रॉन। भद्र इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी आपको समझ में आएगी बात। बाउंड इलेक्ट्रॉन। एक तो चालक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बता दिया जाएगा। दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? स्टोरी है, प्रेम से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली फेनोमिना क्या होता होगा। चलो सब, जो चालक परमाणु की आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण कार्यरत है, वह इलेक्ट्रॉन गति के लिए मुक्त नहीं होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को
बाउंड या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, धारा प्रवाह में इन इलेक्ट्रॉनों की भूमिका नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि ये नाभिक के समीप है, नाभिक में या नाभिक के कारण इन पर प्रबल आकर्षण कार्यरत रहता है, या आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जो गति के लिए मुक्त नहीं है, है ना? इससे इन इलेक्ट्रॉन को बाउंड यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा गया है। अब आइए दूसरी बात पर, बाह्यतम कोश में जिन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का दुर्बल आकर्षण कार्यरत रहता है उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मात्र ऊष्मीय ऊर्जा से, आपने 11वीं में पढ़ा होगा जब आपने चालकता या थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन पढ़ा, तो वहां पर ऊष्मा वगैरह के संदर्भ में जब हमने गैस वेस वाले चैप्टर पढ़े वहां पर ये चीजें आई हुई हैं, ठीक है साहब। तो चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। अब कहानी को सुनिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अभी विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर यह मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक, इंग्लिश में कहें रैंडम, हिंदी में कहें अनियमित गति करते हैं और अति तीव्र चाल लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से ये चलते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को अगर आप अज्यूम करना चाहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को सिनेरियो देखना चाहते हैं, सीन देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझें इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अवस्था ठीक वैसी ही होती है जैसी गैस में या पात्र में भरी गैस के अणुओं की। यानी पात्र में भरी गैस के अणु को देख लो और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों को देख लो, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, दोनों का मोशन रैंडम होता है, यानी कोई निश्चित दिशा में ये गति करते ही नहीं है। इसलिए चालक के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों को या मुक्त इलेक्ट्रॉन को कभी कभार इलेक्ट्रॉन गैस नाम से भी पुकारा जा सकता है या जाता है, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है? गैस से भरे पात्र में उपस्थित अणुओं की गति से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के दौरान धनायनों से और अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, लेकिन यह टक्कर प्रत्यास्थ होती है, अर्थात इस टक्कर में इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बदलती है, मान नहीं, है ना? इसलिए इस चक्कर को कहा गया है प्रत्यास्थ चक्कर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी निश्चित दिशा में प्रवाहित नहीं होते। इसलिए इन या इस अवस्था में धारा की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी कोई धारा उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, चालक है। अब हम जानते हैं इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियर, जानते हैं, लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की धारा पैदा करने चाहिए, नहीं करते। उसका रीजन है क्योंकि जब ये अनियमित या यादृच्छिक गति कर रहे हैं, इनकी टक्कर प्रत्यास्थ है, तो बार बार ये अपनी दिशा को बदलते जा रहे हैं, वेग में परिवर्तन हुए बिना उसकी दिशा बदलती जाती है। दिशा बदलती जाती है तो इनके वेग का औसत शून्य है, और जब इनके वेग का औसत शून्य है तो फिर आवेश प्रवाह की दर ही नहीं है, और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। जब आवेश प्रवाह की दर ही नहीं तो धारा शून्य होगी। अब इसका मैं आपको विजुअलाइज कराऊं, कंपैरिजन कराऊं। एक जैसे समतल मैदान है, समतल मैदान को 10 बच्चों को दिखा दें और 10 बच्चों को अच्छी तरह से दिखा दें कि वो इसमें दौड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं गिरने की कोई अवस्था नहीं है। अब ऐसा दिखा के अब उन बच्चों के आंखों पर पट्टी बांध दें।
आंखों पर पट्टी बांधकर उन बच्चों से कहें कि आप दौड़िए। स्वाभाविक है, प्रत्येक बच्चे ने खुली आंखों से देख रखा है कि कहीं हमें ठोकर लगेगी नहीं, ज्यादा ज्यादा हम आपस में टकरा सकते हैं। क्लियर? टकराने से बचने के लिए वो चिल्ला भी सकते हैं, चिल्लाते चिल्लाते भागें तो आवाज से हमें पता पड़ जाए कि भाई मैं किसी आवाज के समीप जा रहा हूं, तो वो अपनी दिशा बदल देगा। ये बच्चे जब भागेंगे तो क्या बच्चों का ये समूह जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, क्या किसी एक दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा? नेवर। ये बच्चे इस मैदान में भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक जाएंगे, है ना। कोई दाएं जाएगा तो कोई बाएं जाएगा, कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे जाएगा। स्वाभाविक है, ये पूरा समूह किसी एक निश्चित दिशा में नहीं है। इस पूरे समूह के वेग का औसत शून्य होता है। एग्जैक्टली विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यही सिचुएशन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की होती है। वह किसी निश्चित दिशा में गति करते हुए प्रतीत नहीं होते। इसीलिए तो मैंने उनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गैस का। तो निश्चित दिशा में गति करते हुए प्रतीत नहीं होते। इन इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत शून्य होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा की उत्पत्ति संभव नहीं है ना। इससे पात्र में भी आप देख लें, जब पात्र में गैस भरी है तो क्या पात्र में गैस के अणु किसी एक निश्चित कोने में सीमित हो जाएंगे या किसी एक निश्चित तल के समीप हो जाएंगे? नहीं होते। अनियमित दिशा में तो गैस के पात्र में सभी जगह गैस का घनत्व एक समान होता है, तो उन अणुओं के वेग का औसत क्या माना जाएगा? शून्य ही माना जाएगा, क्योंकि किसी एक दिशा में वो अणु बढ़ ही नहीं रहे। चलो साहब, ये एक सिचुएशन होगी। अब सिचुएशन नंबर 2, E इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित कर, अब देखो, सेल लगाना, ऊर्जा देना, विभवांतर स्थापित करना, विद्युत क्षेत्र लगाना, चारों बातें एक ही हैं। दोबारा, सेल लगा देना, विभवांतर स्थापित करना, विद्युत क्षेत्र आरोपित करना, ऊर्जा देना, चारों बातें एक ही हैं। तो साहब, अब मैंने विभवांतर स्थापित कर दिया। अब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यह चालक के अंदर मैंने विद्युत क्षेत्र बता दिया। अब साहब, जैसे आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी किसकी तरफ गति करेगा? धन की तरफ गति करेगा। अब सिचुएशन देखना, अब मजा, अब चेंज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन धनाग्र की तरफ यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करेगा तो धनायन से टकराएगा, अन्य इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। पहले टक्कर मैंने बोली थी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में टक्कर कौन सी होती है? मैंने बोला था ये टक्कर प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और टकराकर गतिज ऊर्जा खो देते हैं। फिर साहब, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर QE, जो स्थिर विद्युत की में पढ़ा था, यह इलेक्ट्रॉन को पुनः त्वरित करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, टकरा गया, टकराने के बाद क्षण भर के लिए ये रैंडम मोशन कर रहा है, क्षण भर के लिए। लेकिन विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाकर पुनः इसे किधर त्वरित करेगा? धन आयन की तरफ। फिर ये चलेगा, लेकिन फिर टकरा जाएगा। जब टकराएगा तो टकराने के समय अपनी गति ऊर्जा का क्षय कर देगा, खो देगा। तो स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉनों की विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जो टक्कर है वह टक्कर अप्रत्यास्थ है। तो पहले टक्कर प्रत्यास्थ थी, अब टक्कर अप्रत्यास्थ है। क्लियर सब, है ना? अब ये बार बार टकराता है, अपनी अर्जित गति ऊर्जा को खोता है, फिर क्षण भर के लिए इसकी गति अनियमित हो जाती है, जैसे ये दिखाई मैंने। फिर वापस विद्युत क्षेत्र इसे एक निश्चित दिशा में त्वरित कर देता है, फिर ये टकराता है, फिर अर्जित गति ऊर्जा खोता है ना? लेकिन अब ये भले टकराते टकराते ही
पर बढ़ेगा किधर? धन आयन की तरफ। अब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत शून्य नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत 0 नहीं है, ठीक है साहब। अब ये एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा है, भले ही इसके एक निश्चित दिशा में बढ़ने का वेग बहुत कम 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड हो, लेकिन अब यह निश्चित दिशा में बढ़ता है। अब धारा की उत्पत्ति होगी, है ना। तो सब धारा कभी भी, चाहे हम गैसों में देखें, चाहे हम द्रवों में देखें, चाहे अर्धचालक में देखें, चाहे धातुओं में देखें, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, आवेश वाहकों की अनियमित गति के कारण उनके वेग का औसत शून्य होता है। फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कभी भी किसी में भी धारा की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर यह समूह एक निश्चित दिशा में बढ़ता हुआ प्रतीत हो, भले ही बहुत धीमे ही हो, क्योंकि अब धीमे इसलिए कारण उसका समझो, ये टकरा टकरा के अपनी अर्जित गति ऊर्जा को खो रहा है, ठीक है साहब। यहीं से निकलेगा धारा का बेसिक। बस छोटी छोटी दो बातें समझाए तो यह अगला लेक्चर, क्योंकि मैं धारा का बेसिक अगले लेक्चर से चालू कर दूंगा, तो साहब ये सीन मैं आपको फिर दिखा दूंगा हालांकि, लेकिन ये सीन अब काम का है। आप ये देख रहे हो, विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, टकराता है, अर्जित गति ऊर्जा को खोता है, फिर वापस उसे विद्युत क्षेत्र त्वरित करता है, फिर वो चलता है, फिर टकराता है, फिर टकराकर अनियमित गति करने लगता है। अनियमित गति जब वो करेगा वो ऊष्मीय ऊर्जा से करेगा, और निश्चित दिशा में जब गति करेगा तो विद्युत बल के कारण करेगा। विद्युत बल उसे किधर त्वरित करता जा रहा है? धनाग्र की तरफ। तो बलें गिरते पड़ते उठते वो बढ़ेगा किधर? इस तरफ ही बढ़ेगा। यानी आप इस सीन को अज्यूम करना चाहते हैं तो इससे समझ लें कि जैसे मान लीजिए हमने एक पहाड़ पर 10 जनों को खड़ा कर दिया, पहाड़ की चोटी पर उनको दिखा दिया आप कहां खड़े हो, अब आंख पर पट्टी बांध दी, अब उनसे कहा कि साहब आप चलो। अब वह जानते हैं कि हमें हर कदम बहुत सोच समझ के रखना है क्योंकि हम चोटी पर हैं, तो वह सारा का सारा समूह बहुत धीरे धीरे पैर रखेगा, लेकिन चोटी से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि चोटी पर तो इतनी जगह थी नहीं कि वो चल सके। तो वो धीमे धीमे धीमे, क्योंकि उनको याद है कि एक भी कदम अगर उनका गलत पड़ा तो उससे दिक्कत हो जाएगी, तो वह अब धीरे धीरे धीमी गति से, पर अब सब के सब एक दिशा में चल रहे हैं। भले गति समतल मैदान की गति की तुलना में बहुत धीमी हो, वैसा होता भी। मैंने आपको बताया कि साहब ये वेग 10⁻³ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड बहुत कम होता है। ये आप ऐसे समझ लें। अगर आपको और ओरिजिनल सीन देखना है, एक व्यक्ति जिसने बहुत ड्रिंक कर रखी है, क्लियर साहब, बहुत ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जब अपने घर की ओर रवाना होता है तो ये तो निश्चित है कि वो घर पहुंचेगा, पर यह निश्चित नहीं है कि वो कितने टाइम में पहुंचेगा। अब क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है तो वो चलेगा, भटकेगा, फिर उसको याद आएगा कि मैं जिस गली में जा रहा हूं वो मेरे मकान या मेरे घर की तरफ नहीं जाती, फिर दिशा बदलेगा, फिर एक निश्चित दिशा को बढ़ेगा, लेकिन फिर कहीं भटकेगा। ऐसे उठते पड़ते गिरते 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, लेकिन वो अपने घर को पहुंचेगा। तो सब विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद यही सिचुएशन किसकी हो जाती है? इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। क्लियर साहब? तो सब इस तरह का सिचुएशन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उत्पन्न होता है। क्लियर साहब? अब इससे आगे की बेसिक की बात है, तो फिर मैं आगे का बेसिक अब अगले लेक्चर में लूंगा। ये बेसिक यहीं तक ही, बस इसको सीन में दिमाग में रखिए, है ना, इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि अगला जैसे लेक्चर ले रहा हूं मैं, अगला लेक्चर लेते ही फिर बात यहीं से उठेगी, है ना। 2 छोटी छोटी भौतिक राशियां पढ़ाई जाएंगी, फिर अपन वेग की तरफ चल निकलेंगे,
और फिर आगे बातें चलती रहेंगी। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।